ये 2 जनवरी 2020 की एक सर्द रात थी। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात तकरीबन 11 बजे शाम विंग्स एयरलाइन की एक फ्लाइट आहिस्ता आहिस्ता रनवे की तरफ बढ़ रही थी। यह फ्लाइट शाम से इराक के शहर बगदाद जा रही थी। मुसाफिर अपनी सीटों पर बैठे थे। जहाज के अंदर मौजूद किसी एक शख्स को भी यह अंदाजा नहीं था कि इन्हीं मुसाफिरों के दरमियान मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर जनरल बैठा हुआ है। जहाज में कुल 156 मुसाफिर सवार थे। कासिम सुलेमानी बगैर किसी खास सिक्योरिटी, बगैर किसी प्रोटोकॉल के एक आम मुसाफिर की तरह अपनी सीट पर बैठे थे। चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ था। आम हालात में कासिम सुलेमानी की मूवमेंट इंतहाई खुफिया होती थी, लेकिन इस बार अमेरिका को मालूम हो चुका था कि कासिम सुलेमानी इसी फ्लाइट में मौजूद है। कतर में मौजूद अल अदीद एयरबेस से 3 अमेरिकन रीपर ड्रोन्स काफी देर पहले उड़ान भर चुके थे। अब वो खामोशी के साथ बगदाद एयरपोर्ट के ऐन ऊपर फ्लाई कर रहे थे। ये वही एयरपोर्ट था जहां इस फ्लाइट को लैंड करना था। इन ड्रोन्स को अमेरिका की रियासत नेवाडा में मौजूद एक एयरफोर्स बेस से रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया जा रहा था। इन ड्रोन्स की मौजूदगी जल्द ही बगदाद एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल टावर के ऑफिसर्स को महसूस हो जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फौरन अमेरिका से कांटेक्ट करते हैं और सवाल पूछते हैं कि ये ड्रोन्स एयरपोर्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं। अमेरिकन जवाब देते हैं कि इन ड्रोन्स पर कोई हथियार नहीं लगे हुए, ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए हैं, जो कि एक रूटीन वॉच है। और यही वो लम्हा था जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो अमेरिका की इस बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। इन ड्रोन्स पर हेल फायर मिसाइल लगे हुए थे, और ये कोई आम मिसाइल नहीं थे। ये एक जदीद और इंतहाई ठीक निशाना लगाने वाले मिसाइल थे। हेल फायर मिसाइल के अगले हिस्से में एक लेजर सेंसर लगा होता है। जब किसी गाड़ी या इंसान को निशाना बनाना हो तो पहले इस टारगेट पर एक खास लेजर पॉइंट डाला जाता है। ये लेजर इंसान को तो नजर नहीं आता, लेकिन मिसाइल का सेंसर इसे फौरन पहचान लेता है। जैसे ही मिसाइल फायर होता है, वो सीधा इसी लेजर पर रोशनी के पीछे जाता है। टारगेट मुड़े, गाड़ी तेज हो या रास्ता बदले, मिसाइल लेजर का पीछा नहीं छोड़ता और चंद ही सेकंड में बिल्कुल उसी जगह टकराता है जहां लेजर डाला गया हो। रात तकरीबन 12:32 पर एयरबस A30 एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। जहाज के रुकते ही एयरपोर्ट के प्राइवेट कार्गो गेट से 2 गाड़ियां रनवे की तरफ बढ़ती हैं। एक सफेद टोयोटा कैमरी और उसके पीछे एक SUV। इन गाड़ियों में मौजूद थे इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदस, जो जनरल कासिम सुलेमानी के करीबी दोस्त और बरसों के इत्तेहादी थे। जैसे ही जनरल सुलेमानी जहाज से नीचे उतरते हैं, अबू मेहदी अल मुहद्दस आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल करते हैं। चंद ही लम्हों बाद दोनों पहली गाड़ी में सवार हो जाते हैं। पीछे दूसरी गाड़ी हरकत में आती है। सब कुछ तेजी से हो रहा था, बिल्कुल मंसूबे के मुताबिक। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चंद मिनट इन दोनों की जिंदगी के आखिरी मिनट साबित होने वाले हैं। इसी लम्हे ऊपर मौजूद ड्रोन्स हरकत में आ जाते हैं। ड्रोन्स में लगे सर्विलेंस कैमरे इन पर फोकस करते हैं और इन्हें करीब से स्कैन किया जाता है। चंद ही लम्हों में स्क्रीन पर तस्दीक हो जाती है कि यही कासिम सुलेमानी है। टारगेट कंफर्म होते ही इस मिशन को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। दोनों गाड़ियां एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाली मेन रोड की तरफ बढ़ जाती हैं, लेकिन इसी लम्हे दुनिया के दूसरे कोने में अमेरिका की रियासत नेवाडा के कंट्रोल रूम में ऑपरेटर्स की उंगलियां फायर के बटन पर मौजूद होती हैं और सब बैठे डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म का इंतजार कर रहे होते हैं। एक हुक्म जो चंद ही सेकंड में कई जिंदगियां खत्म कर सकता था। रात 12:45 जैसे ही दोनों गाड़ियां एयरपोर्ट से निकलकर हाईवे पर पहुंचती हैं, ऑर्डर्स मिलते ही ड्रोन से 3 मिसाइल फायर किए जाते हैं। 2 मिसाइल सीधे आगे जा रही गाड़ी पर गिरते हैं, उसी गाड़ी पर जिसमें कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदस मौजूद होते हैं। इसके बाद फौरन तीसरा मिसाइल पीछे आने वाली SUV को निशाना बनाता है। जोरदार धमाके के साथ दोनों गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो जाती हैं।
धमाका इतना ताकतवर होता है कि गाड़ियां चंद सेकंड्स के लिए जमीन से उठकर हवा में चली जाती हैं और फिर सब कुछ धुएं में बदल जाता है। इस हमले में जनरल कासिम सुलेमानी, उनके दामाद और अबू मेहदी अल मुहंदस समेत कुल 7 अफराद मारे जाते हैं। यह सिर्फ जनरल सुलेमानी का कत्ल नहीं था, बल्कि अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन का एक नया और नहायत खतरनाक मोड़ था, जिसके असरात आज भी दुनिया महसूस कर रही है। 62 साल कासिम सुलेमानी को ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनी के बाद सबसे ताकतवर इंसान समझा जाता था। वो कुद्स फोर्स के कमांडर थे, जो ईरान की पासदारान इनकलाब की एक खसूसी ब्रांच है। कुद्स फोर्स की जिम्मेदारी ईरान की सरहदों से बाहर खुफिया और फौजी ऑपरेशंस करना थी, और इस पूरे नेटवर्क की कमान बराह रास्त कासिम सुलेमानी के हाथ में थी। लिबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास और फलस्तीनी इस्लामी जिहाद, यमन में हौसी तहरीक और इराक, शाम और अफगानिस्तान में शिया मिल्लाज, ये सब किसी न किसी शक्ल में कासिम सुलेमानी के असर और रसूख के तहत काम कर रहे थे। इसलिए कासिम सुलेमानी सिर्फ एक फौजी कमांडर नहीं थे, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत, हिकमत अमली और पसे पर्दा फैसलों की इलामत माने जाते थे। कासिम सुलेमानी की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में ईरान की गिरफ्त काफी हद तक कमजोर पड़ जाती है। इस हमले के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कासिम सुलेमानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। अमेरिका के मुताबिक सिर्फ 2019 के दौरान इराक में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर होने वाले 19 हमलों के पीछे कासिम सुलेमानी का हाथ था। अमेरिका का यह भी दावा है कि यह हमले ईरान के हमायत याफ्ता ग्रोहों के जरिए करवाए गए थे, और इन सब की प्लानिंग पर्दे के पीछे कासिम सुलेमानी कर रहा था। फिर दिसंबर 2019 में एक वाकया सब कुछ बदल देता है। इराक में एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर एक हमले में मारा जाता है, और इसी वाकये के बाद अमेरिका ये फैसला कर लेता है कि अब कासिम सुलेमानी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी कासिम सुलेमानी को शहीद करार देते हैं और ऐलान करते हैं कि इस कत्ल का सख्त और फैसलाकुन बदला लिया जाएगा। इसके फौरन बाद ईरान की पासदारान इनकलाब यानी IRGC हरकत में आ जाती है। खामोशी के साथ अमेरिकन अड्डों पर मुमकिना हमलों की तैयारी शुरू कर दी जाती है। ईरान वाज़ेह पैगाम देना चाहता था कि कासिम सुलेमानी की मौत यूं ही नजरअंदाज नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 5 जनवरी 2020 को एक सख्त ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट में वो ईरान को वार्निंग देते हैं कि अगर ईरान ने किसी भी अमेरिकन शहरी या अमेरिकन एसेट को निशाना बनाने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान के 52 मुकामात पर हमला करेगा। ये नंबर 52 महज एक नंबर नहीं था, बल्कि यह बराह रास्त इशारा था 1979 के उस वाक़े की तरफ जब इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक हॉस्टेज बनाकर रखा गया था। इसके अगले ही दिन यानी 6 जनवरी 2020 को ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी जवाब में ट्वीट करते हैं। हसन रूहानी कहते हैं कि किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो ईरानी कौम को धमकियां दे, और फिर वो भी एक नंबर याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग 52 को याद कर रहे हैं उन्हें 290 भी नहीं भूलना चाहिए। यह इशारा था 1988 में हुए उस खौफनाक वाक़े की तरफ जब अमेरिकी जंगी जहाज ने गलती से ईरान के एक मुसाफिर त्यारे को मार गिराया था। इस प्लेन में 290 बेगुनाह शहरी सवार थे और कोई भी जिंदा ना बच सका। फिर आता है 8 जनवरी 2020 का दिन। कासिम सुलेमानी की मौत के 5 दिन बाद रात 1:45 से 2:15 के दरमियान ईरान की IRGC बराह रास्त कार्रवाई करती है। इराक में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर कुल 22 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाते हैं। इनमें से 17 मिसाइल इराक के वेस्टर्न हिस्से में मौजूद ऐन अल असद एयरबेस को निशाना बनाते हैं, जबकि 5 मिसाइल इराक के नॉर्थ में मौजूद अरबील एयरबेस पर गिरते हैं। ऐन अल असद बेस में कई बिल्डिंग्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती हैं। रेजिडेंशियल ब्लॉक्स, स्टोरेज एरियाज और ऑपरेशन बिल्डिंग्स धमाकों की जद में आती हैं। खिड़कियां टूट जाती हैं, छतें गिर जाती हैं और दीवारों में गहरे शगाफ पड़ जाते हैं। अरबील बेस में भी कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचता है, अगरचे तबाही की शिद्दत ऐन अल असद बेस के मुकाबले में कम रहती है। ये मिसाइल हैरानकुन तौर पर बिल्कुल उसी जगह गिरते हैं जहां इन्हें निशाना बनाया गया था। धमाके शदीद थे, तबाही वाज़ेह थी, बिल्डिंग्स मलबे में बदल चुकी थी, लेकिन इस सब के बावजूद कोई भी अमेरिकन फौजी हलाक नहीं होता। इसकी बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका को हमले से पहले ही अंदाजा हो चुका था कि ईरान कार्रवाई करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मिसाइल फायर करने से पहले
इराक की गवर्नमेंट को इतला दे दी थी कि वो किन मुकामात को निशाना बनाएगा, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इराकी हुकूमत ने ये मालूमात अमेरिका तक पहुंचा दी थी। इसी वजह से अमेरिकी फौज अलर्ट हो गई थी। बेसेस खाली कर लिए गए, हिफाजती इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए। दूसरी तरफ अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अर्ली वार्निंग सिस्टम की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि इसी निज़ाम की वजह से अमेरिकी जानें बचाई जा सकी। अमेरिकन स्पेस फोर्स के SBIRS सैटेलाइट्स ने ईरानी मिसाइलों की लॉन्चिंग उसी लम्हे डिटेक्ट कर ली थी जब वो फायर किए गए थे। ये सैटेलाइट्स मिसाइलों से निकलने वाली हीट को महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। जैसे ही मिसाइल फिजा में बुलंद हुए, उनकी हीट फौरन सैटेलाइट्स ने डिटेक्ट कर ली और चंद ही सेकंड में जमीन में मौजूद अमेरिकी कंट्रोल सेंटर्स को अलर्ट कर दिया गया। इसी अर्ली वार्निंग की वजह से अमेरिकी फौज को हमले से पहले ही तैयारी का मौका मिल गया था। फौजियों को खतरनाक जगहों से निकाला गया, कुछ अहलकारों को महफूज बंकरों में मुंतकिल होने का हुक्म भी दिया गया। यही वजह थी कि मिसाइल अपने टारगेट पर लगने के बावजूद कोई अमेरिकी फौजी हलाक नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात साफ समझ आती है कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर जनरल को बगैर सामने आए, बगैर एक भी अमेरिकी फौजी को खतरे में डाले, सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से निशाना बनाया। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो किसी जंग के मैदान में नहीं किया गया था। ना फौजी आमने सामने थे, ना गोलियां चल रही थी, बस स्क्रीन्स थी, ऊपर सैटेलाइट्स थी, फिजा में ड्रोन से, और कहीं बहुत दूर चंद बटन। यह वाकया हमें दिखाता है कि जदीद जंगें अब फौजियों की तादाद से नहीं, टेक्नोलॉजी की बर्तरी से जीती जाती हैं। और शायद यही फ्यूचर की जंगों की सबसे खतरनाक हकीकत है।